हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग भारत के सामान्य परिचय का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, घटना चक्र का, जो है भारत एवं कर्क रेखा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भूमध्य रेखा की बात की थी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आज हम लोग कर्क रेखा की बात करेंगे, जो कि भारत से के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर हम इन राज्यों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम इसमें देखें, भारत के मैप में देखें साथ के साथ, तो सबसे पश्चिम में क्या आएगा, गुजरात। गुजरात के बाद ये एंटर करेगी थोड़ा सा भाग राजस्थान का, उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है मध्य प्रदेश में, लगभग मध्य प्रदेश के भी मध्य से ही होकर गुजरती है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, रांची वाला हिस्सा, और उसके बाद ये झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश से होती हुई त्रिपुरा में प्रवेश करती है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व इस तरीके से हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कुल 8 राज्य हैं जो विषुवत रेखा जिनसे होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर, सूर्य का या तो उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का मतलब है कि वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, उसके बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो दक्षिणायन होता है तो दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। सर्वोच्च बिंदु पर होता है 21 जून को, अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दिन की अवधि सबसे ज्यादा होती है 21 जून को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, जून के महीने में अगर हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि दिन की अवधि बढ़ती जाती है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे कर्क रेखा के उत्तर में, वैसे वैसे जून के माह में दिन की अवधि बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे साउथ में जाएंगे, नीचे आंध्र प्रदेश, तमिल, केरला, तो दिन की अवधि छोटी होती जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कहाँ है, माही नदी बहती है राजस्थान में, और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण नगर है, उनकी अक्षांशीय स्थिति को बताया गया है। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार एग्जाम में आया था तो इसलिए इसका इन्होंने थोड़ा सा डेटा दे दिया है, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं, प्रश्न कोश देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा, हमें पता है उड़ीसा से तो नहीं गुजरती है। बिहार से भी नहीं गुजरती है। अच्छा, बिहार से अब नहीं गुजरती, लेकिन ये प्रश्न जो है वो 1990 में आया हुआ है, इसीलिए पहले झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा होता था, इसी वजह से इस बिहार ऑप्शन में दिया हुआ है। ये इसका असली उत्तर है झारखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं हो जाती है और आंध्र प्रदेश से भी नहीं जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर जाती है, हमें पता है सबसे पश्चिम वाला राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, हमें पता है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड से भी गुजरती है। इसका मतलब निम्नलिखित कूटों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, गुजरती है, सही है।
त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, इन सभी से, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको पता है 8 से, ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा राज्य है इन ऑप्शंस में जो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल से भी नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, बट झारखंड से गुजरती है, अर्थात इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। जनरली ऑप्शन में मणिपुर या नागालैंड दिया होता है, ना तो मणिपुर से गुजरती है ना ही नागालैंड से। नॉर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। वो क्या कह रहा है? निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। हमें पता है गुजरात से होकर गुजरती है, और गुजरात में जहां से होकर गुजरती है उसका सबसे निकटतम जो है वो गांधीनगर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबकी अक्षांशीय स्थिति यहाँ पे दी हुई है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, दिल्ली तो उत्तर में है कर्क रेखा की। कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में और जहां से गुजरती है कर्क रेखा। जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के तो नीचे वाले पार्ट से होकर के गुजरती है, जबकि जोधपुर राजस्थान में ऊपर की साइड उत्तर की दिशा में पड़ता है। नागपुर तो महाराष्ट्र में है, यहाँ से तो गुजरती ही नहीं है, ना तो दिल्ली से गुजरती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, इसके लिए आपको इनके अक्षांशीय स्थिति को याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप केवल लोकेशन पता होगा इनका अगर भारत के मैप में, तो आप आसानी से इसका सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा है वो? कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये देखना है हमें। तो जो झारखंड है उससे तो होके ही गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के मिजोरम से गुजरती है, और मिजोरम से ऊपर है मणिपुर, अर्थात उत्तर में आएगा। मिजोरम से खुद होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, लेकिन अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में आएगा अपना मणिपुर, तो सही इसका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। ठीक है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून के महीने में कहां पे सबसे अधिक होगी? अभी हमने पढ़ा कि जून के माह में जो कर्क रेखा होती है उसकी अगर उत्तर दिशा में हम बढ़ेंगे तो दिन की अवधि बढ़ती जाती है, और अगर दक्षिण की दिशा में जाएंगे तो कम होती जाती है। तो इस हिसाब से हैदराबाद कहाँ होगा? हैदराबाद साउथ में है, कर्क रेखा के दक्षिण में आएगा, तो ये नहीं हो सकता। चेन्नई भी दक्षिण में है, ये भी नहीं हो सकता। भोपाल से तो कर्क रेखा गुजरती है लगभग। दिल्ली जो है वो उत्तर की दिशा में है, कर्क रेखा से उत्तर में है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैप में अगर आपको राज्यों की या नगरों की स्थिति पता है तो आप आसानी से इनका सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? कौन सा शहर सबसे समीप है? तो हमें पता है अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। वाराणसी तो यूपी से गुजरती ही नहीं है, उज्जैन भी नहीं है, अहमदाबाद भी नहीं है, और ये है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर इज राइट आंसर। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताया हमने कौन सी काटती है? माही नदी काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी
काटती है। अगला हमारा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक जो है सामान्य परिचय का, वो है मानक समय। अभी हमने बात की थी अक्षांशीय रेखाओं की, अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो कल हमने बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब भारत का मानक समय क्या होता है वो उसको देख लेते हैं। देखिए, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज या मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। कभी कभी जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसमें कभी कभी इलाहाबाद ऑप्शन दिया होता है, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज का नाम हो गया है उसका, या कभी मिर्जापुर लिखा होगा, या कभी कभी नैनी भी लिखा होता है। नैनी जो है वो इलाहाबाद के समीप एक स्थान है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सभी सही होंगे। ठीक है, भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य रेखा से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5.5 घंटा यानी कि, ठीक है, लिखते हैं ना +5.3, लिखते हैं +5.3 जो इंडियन टाइम है वो। ठीक है, +5.3। तो जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इससे एक और बात हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हम जो ग्लोब होता है या जो नक्शा होता है विश्व का, उसमें ग्रीनविच रेखा जो होती है लगभग मध्य में आती है, 0 डिग्री देशांतर, और जैसे जैसे हम उसके पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समय जो है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर चढ़ते हैं वैसे वैसे वो माइनस होता जाता है। इधर जाएंगे तो माइनस होगा, और इधर जाएंगे तो पूर्व में जाएंगे तो वो प्लस होगा, पश्चिम में जाएंगे तो वो माइनस होगा। ठीक है, पश्चिम के जो भी देश है वो पूर्वी देशों से पीछे चलते हैं। भारत के पश्चिम में जो भी देश है, चाहे वो USA हो चाहे वो लंदन हो, वो पीछे चलता है, उसका समय पीछे चलता है। और उत्तर में जो देश है वो आगे चलते हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब इंडिया से इनका समय आगे है। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामनोत्तर को, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को 7.5 या जो कि इक्वल है 30 मिनट के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, 30 मिनट के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इतना ज्यादा है, इस वजह से जो एक्चुअल टाइम अगर देखा जाए तो गुजरात जो कि सबसे पश्चिमी राज्य है हमारा, और अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी राज्य है, उसमें लगभग 2 घंटे का समय होता है। लेकिन हमने क्या किया है भारत में, प्रशासनिक एवं अन्य कठिनाइयों से बचने के लिए जो 82.5 डिग्री पूर्वी यामनोत्तर है उसी को ही हमने मानक यामनोत्तर चुना है। मतलब 2 टाइम जोन नहीं है। आपने सुना होगा कि रशिया हो गया, USA हो गया, यहाँ पे एक से ज्यादा टाइम जोन है। ठीक है, जब भारत में जबकि एक ही टाइम जोन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ताकि कोई कठिनाई ना हो, ट्रेनों के समय को लेकर कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि अब देखिए इसमें लिटरेसी की भी बात आ जाती है। इंडिया में उतने लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो ट्रेन पकड़ने में या कहीं आने जाने में उनसे त्रुटि हो सकती है। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ये ऑफिस के कामकाज में त्रुटि हो सकती है, उसी को अवॉइड करने के लिए एक सिंगल मानक समय रखा गया है भारत में। अब भारत में मानक रेखा को हम इस मैप के सहायता से आसानी से देख सकते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी यामनोत्तर, 82.5 डिग्री पूर्वी यामनोत्तर, ये प्रयागराज जो है वहां से होकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से होकर गुजरती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से, उसके बाद ये प्रवेश करती है, थोड़ा सा टच करती है पार्ट मध्य प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है।
भारतीय मानक समय की याम्नोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश आपको बता दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित कीजिए राज्यों को, तो सबसे उत्तर में आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा अपना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, कुछ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रह गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे। ठीक है, प्रधान याम्नोत्तर का किसे कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। पूरा जो ग्लोब है, भारत जो पृथ्वी है पूरी, उसमें 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है, तथा कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं, तो सारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं पूर्व से पश्चिम तक, उनको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। ग्रीनविच या प्रधान याम्नोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर स्थित 100 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। देशांतर जो है वो पूरब से पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है, और उसमें उसको जो समय लगता है वो होता है 24 घंटे का, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, अगर हम भूमध्य रेखा को इंक्लूड करेंगे, उसको भी जोड़ेंगे तो 179 है, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो 178 है ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। उसी तरीके से देशांतरी रेखाओं की कुल संख्या 360 है, अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये सब आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए है क्लास, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तब भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सबको कवर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ मैं घटना चक्र का। ठीक है, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो घूमती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। अतः 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। बताया था ना मैंने आपको कि अगर आप जीएमटी से 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय जो है वो पीछे रहेगा, और पूरब की ओर चलेंगे तो समय आगे रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटों की अवधि लगती है। 0 से 180 जाना होगा तो हमें 12 घंटे की अवधि लगेगी। 180 डिग्री, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 180 डिग्री का मतलब 12 घंटे, है ना। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम जाने में 12 घंटे पीछे का समय लगेगा। ठीक है, अगर 12 घंटे 180 पूर्व जाओगे, 0 से 180 पूर्व जाओगे तो 12 घंटे की अवधि लगेगी आगे, और अगर 180 पश्चिम जाओगे तो पीछे की अवधि लगेगी। ठीक है, और 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम के बीच में अगर जाना होगा तो कुल 24 घंटे, कुल 24 घंटे, मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पे पूरा घूम गई ना 360 डिग्री, 180 पूर्व से लेकर के 180 पश्चिम, तो कितना हो गया? 360 हो गया, और 360 का मतलब 24 घंटे। अर्थात दिन और रात का अंतर हो जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में दिन और रात का अंतर पाया जाता है। अर्थात अगर 180 डिग्री पूर्व में दिन हो रहा होगा तो 180 डिग्री पश्चिम में रात हो रही होगी। ठीक है, भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्नोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय
तिथि रेखा कहलाती है। आप सिंपल समझ लीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और 0 डिग्री देशांतर हमारा मानक समय कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहलाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है जहां पर जिसके ऊपर से ये रेखा गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जब भारत मानक समय के यामनोत्तर पर अर्धरात्रि है, जब भारतीय मानक समय के यामनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामनोत्तर पर है वो है, देखो अब ये सवाल आ गया। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको इतने सारे। तो आपको एक बात तो पता है कि भारत में अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड जो मानक समय रेखा है भारत की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो होता है 82.5 डिग्री का। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि मानक समय पर अर्धरात्रि हो रही है। ठीक है, और एक स्थान है जहां सुबह का 6 बज रहा है, तो उसकी यामनोत्तर पर स्थिति क्या होगी ये आपको बतानी है। तो जब भारतीय मानक समय के यामनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, तो वो स्थान ऑब्वियसली भारत के पूर्व में होगा, है ना, क्योंकि पूर्व में समय आगे बढ़ता है, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उसके यामनोत्तर के बीच में 6 बज रहा है, यहाँ पे अर्धरात्रि है मतलब 12 बज रहा है, और 6 घंटे आगे चला गया तो 6 घंटे का क्या मतलब हुआ आपको पता है, 1 घंटे इज इक्वल टू 15 डिग्री। 1 घंटा अगर 15 डिग्री के बराबर है तो 6 घंटे किसके कितने के बराबर होंगे, 15 इंटू 6, 90 डिग्री। ठीक है ना, और भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 अर्थात 172 डिग्री पे होगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डिटेल में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है, तो ये हमने पढ़ भी लिया है कि 2 घंटे का अंतराल होता है, 2 घंटे का अंतराल होता है। और इसको अगर हम देशांतरी स्थिति से देखें तो उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व तक है। तो अगर हम इनका देशांतरी अंतर को देखें तो वो 29 डिग्री 26 मिनट के बराबर है। ठीक है, और एक देशांतर का डिफरेंस कितने के बराबर होता है हमें पता है, 4 मिनट के। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है, तो इसका अंतर ये पता है हमें, इंटू 4, 4 मिनट, तो लगभग 118 मिनट, जो कि 2 घंटे होता है। और ये हमने आपको बताया भी है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं इसको कि 2 घंटे का अंतर होता है, अभी डिस्कस भी किया था। ठीक है, मगर कैलकुलेट करना आना चाहिए कि वो किसी भी लोकेशन के लिए पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जबलपुर की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। अगर आपको पता हो कि जबलपुर कहाँ है, इंदौर कहाँ है, भोपाल कहाँ है, तो आप इजिली इसको बता सकते हैं। ठीक है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में, अक्षांश की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, अधिक दक्षिण में है बेंगलुरु। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट जो है ये रॉन्ग है। जबलपुर का जो देशांतरी विस्तार है वो देशांतरी विस्तार की बात हो रही है, मतलब उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है, ऑप्शन देशांतरी रेखा का इंदौर और भोपाल के देशांतरी रेखाओं के बीच में नहीं आता है ये, मगर औरंगाबाद जो है उसकी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में आता है। ठीक है, अक्षांशीय रेखाओं का मतलब बात कर रहे हैं हम पूर्व से पश्चिम की ओर, और बेंगलोर जो है वो चेन्नई के दक्षिण में है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय के निकटतम है? किसका IST जो है वो सबसे पास में है? क्या क्या बोल रहे हैं ये? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, ये सारे जो है वो MP में है, इसलिए MP PCS का क्वेश्चन आया तो MP PCS के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको जो भी वहां के प्रमुख नगर हैं उनके लोकेशन के बारे में जानकारी होती है। तो रीवा जो है वो सबसे निकटवर्ती है मानक समय के। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आपको आता है कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग एवं भारत के मानक समय के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 92 डिग्री पे है और हमारा मानक समय कितना है? 82.5। तो ये आ गया 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर, और 1 डिग्री देशांतर का अंतर क्या होता है? इक्वल होता है 4 मिनट के। तो 9.5 इंटू 4 38 मिनट आ गया। ठीक है, अब चूंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं तो शिलोंग में कितना बज रहा होगा? 10:38 मिनट। पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, तो बढ़ जाएगा समय आगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है एवरीबॉडी? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय यामनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? जिस तरीके से हमने ऊपर के क्वेश्चन के वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो समय हो जाएगा 14:30 यानी दोपहर का 2:30 बज रहा होगा। ठीक है, 120 डिग्री 82.5 से डिफरेंस निकालोगे तो 37.5 आ जाएगा। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है तो 37.5 इंटू 4 150 मिनट आ गया। ठीक है, 150 मिनट का क्या मतलब हुआ? 2 घंटे और 30 मिनट। और चूंकि मध्याह्न हो रहा है भारतीय मानक समय पर, मध्याह्न मतलब दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो रहा होगा? 12 प्लस 2 घंटा 30 मिनट यानी कि दोपहर का 2:30 बज रहा होगा। सिंपल है, क्लियर हो गया आपको? आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामनोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है? तो अभी हमने देखा 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, पता है हमें, है ना। अगला, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? अभी पढ़ा था हमने, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा हमारी 82.5 डिग्री पूरब। ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद, नैनी, ये भी आपको पता है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT में कितने का अंतर है? पता है हमें, 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ये सब तो पढ़ा हुआ है हमने। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ठीक है, किस समय पर होगा? तो 5 बजे हो रहा है। हमें पता है वैसे तो कि अरुणाचल और गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, तो सीधे भी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अदरवाइज हम इसके जो देशांतरी विस्तार है उसका डिफरेंस निकाल के और एक देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट्स करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो लगभग 7 बजे आएगा। ठीक है, मैं बार बार नहीं बता रही, मैंने बता दिया किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर का मतलब हुआ उत्तर से दक्षिण देखना है। ठीक है, पूरब से पश्चिम नहीं देखना, उत्तर से दक्षिण की बात करो तो अगर दिल्ली यहाँ है और इसके समीप के देशांतर में देखना है, दिल्ली यहाँ पे कहीं है हमें पता है, तो इसके
देशांतर देखना है समीप कौन सा होगा, तो सबसे समीप जो होगा वो अपना बेंगलोर होगा, यहाँ पे कहीं आता है, ठीक है, बेंगलोर। नागपुर महाराष्ट्र में आता है, नागपुर की लोकेशन यहाँ पे कहीं है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है वो अपने, अब तो तेलंगाना हो गया अलग, तेलंगाना में यहाँ कहीं आता है। और पुणे की बात करें तो वो पुणे भी यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र में आता है। तो सबसे निकट देशांतर होगा दिल्ली के, वो होगा बेंगलुरु। क्लियर है? अगला जो पार्ट है वो है दूरस्थ बिंदु, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।